नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बहुत ही अच्छा तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने अफबाउ नियम और हुंड के नियम को पढ़ लिया है। यदि हमने हुंड का नियम और अफबाउ नियम को पढ़ लिया है तो अब हमें किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में कोई परेशानी नहीं होगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक अफबाउ नियम और हुंड के नियम को नहीं समझा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने बहुत ही सरल तरीके से अफबाउ नियम और हुंड के नियम को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो आइए आज हम कुछ अपवाद जो होते हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं ये जो अर्धपूरित होता है और पूर्णपूरित। ध्यान दीजिएगा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहां पर हमें किसी कक्षक को यदि हम उनको पूर्णपूरित या अर्धपूरित अवस्था में ला दें तो वह परमाणु जो है क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। तो इस जगह क्या होता है, वो अफबाउ नियम का पालन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनको जाना चाहिए अन्य कक्षक में, लेकिन वो किसी दूसरे कक्षक में चला जाता है जिसका ऊर्जा स्तर जो है क्या होता है, अधिक होता है। तो ये अफबाउ नियम के अपवाद हैं। तो आइए आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है क्रोमियम का और कॉपर का। और याद रखिए दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। आपको पता होगा कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होता है ना, जबकि अफबाउ नियम के तहत ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? दोनों ही प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कॉपर और क्रोमियम के लिए। तो आइए हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं और इसमें ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अर्धपूरित और पूर्णपूरित सिद्धांत। ये अर्धपूरित और पूर्णपूरित में एक बात याद रख ली, मैं समझा देता हूं इनको। जैसे n-1 d, ध्यान दीजिएगा, और यहां पर n s होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लिया जाए n कोई संख्या है। ध्यान दीजिए, जैसे n इज इक्वल टू मान लिया जाए क्या है, 4 है। तो इस n बराबर 4 को यदि हम इसमें रखें तो देखो यहां पर क्या लिखना है, n बराबर 4 है तो n-1, तो n-1 मतलब इसको मैं आपको लिख के यहां पर सरल तरीके से बताता हूं। जैसे n का बराबर क्या रखें, जैसे n के बराबर क्या रख दें, यहां पर हम 4 रख दें तो ये हो जाएगा 4-1, ये हो जाएगा d, और n ये n ही है ना, तो n के बराबर क्या होगा, 4s हो गया। कहने का मतलब क्या है, यहां पर जब हम 4-1 करेंगे d तो कितना हो जाएगा, ये 3d और 4s। कहने का मतलब ये है, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है 4s में न जाकर के किस में चला जाता है, d में चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि ns में न जाकर के वो किस में चला जाता है, n-1d कक्षक में चला जाता है, जो अफबाउ नियम के विपरीत है। क्यों? क्योंकि अफबाउ नियम कहता है कि पहले किस में जाना चाहिए, 4s में जाना चाहिए, उसके बाद किस में जाना चाहिए, 3d में जाना चाहिए। क्योंकि 4s का जो ऊर्जा स्तर है वो 3d से क्या होता है, कम होता है। और अफबाउ नियम कहता है कि जिनका ऊर्जा स्तर कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उससे प्रवेश करेगा। तो कुछ तत्वों में जैसे क्रोमियम में, कॉपर में या फिर पैलेडियम में ऐसा क्यों होता है। तो आइए आज हम इसी के बारे में बहुत ही सरल तरीके से जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो पूर्णपूरित और अर्धपूरित सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी तत्व के स्थायित्व के बारे में यह जानकारी देता है कि कोई तत्व कितना स्थायित्व होगा। कहने का मतलब यह है, यदि किसी तत्व के जो कक्षक है वो पूरा भरा हुआ है या पूरा आधा भरा हुआ है, इसलिए तो इसको बोलते हैं अर्धपूरित, मतलब आधा भरा हुआ है, और पूर्णपूरित पूरा भरा हुआ है, तब वो क्या रहेगा, स्थायित्व रहेगा। तो आइए इसी का पालन करते हुए हम देखते हैं क्रोमियम और कॉपर का उदाहरण। याद रखिए दोस्तों, यदि आपको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो आपको उस तत्व के परमाणु क्रमांक पते होने चाहिए, है ना, तभी तो हम उसके इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे और हम उसके बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। और यदि आपने ट्रिक के माध्यम से तत्वों के नाम को याद करना नहीं सीखा है, उसके परमाणु क्रमांक को याद करना नहीं सीखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्रोमियम के बारे में। तो ये हमें ये तो पता है कि क्रोमियम का, है ना, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24 होता है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है, तो अब अफबाउ नियम को यहां पर अप्लाई करते हैं। तो अफबाउ नियम क्या कहता है, पहले किस में जाएगा, 1s में जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, उसके बाद 2s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, यहां से पहला कक्षक, यहां तक दूसरा कक्षक,
उसके बाद यहां पर तीसरा है ना, तीसरा कक्षा में जाता है, ध्यान दीजिएगा कक्षा की बात हो रहा है। यहां पर जाएगा 3s में कितना 2 और 3p में कितना 6। अब यहां पर आप देख सकते हो इतने आते तक है ना, यहां पर कितना हो गया था 10 और यहां तक कितना हो गया है 18। कई बार क्या करते हैं यहां पर इतना ना लिख करके डायरेक्ट क्या लिख दिया जाता है, ऐसा आर्गन लिख दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इतने का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन के बराबर होगा, इसलिए यहां पर क्या लिख दिया जाए, आर्गन लिख दिया जाए और बाकी को यहां पर आगे बढ़ाकर लिखा जाता है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, अभी मैं इसी में समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें पता है कि अबाउ नियम क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पहले किस में प्रवेश करना चाहिए, 4s में, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आपको नियम सिखा बस रहा हूं भाई, लेकिन क्रोमियम का कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, 4s में कितना 2, उसके बाद जाएगा 3d में, ठीक है, ये नियम है अबाउ का। तो कितना हो गया, देखो 18 हो गया था, 19 20 और कितना बच गया 4, तो यहां पर जाएगा 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हमको इसको करने की आवश्यकता नहीं, तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, सीधा आर्गन ही लिख देते हैं, बार बार इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें केवल इसको लिखना है, ठीक है। यहां तक तो 18 हो गया तो हमने आर्गन लिख दिया। अब यहां पर देखिए हमें 4s से स्टार्ट करना है, ठीक है, 4s और ये क्या हो जाएगा 3d, ठीक है। अब देखिए 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और 3d में कितने हैं, 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिए, इस नियम के तहत अर्धपूरित या पूर्ण पूरित जो परमाणु होते हैं, है ना, जो तत्व होते हैं वो अधिक स्थायी होता है। अब क्रोमियम को अधिक स्थायी होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, या तो पूरा भरा होना चाहिए या पूरा आधा होना चाहिए। अब देखिए ये ना तो पूरा भरा हुआ है और ना ही पूरा आधा है। ये पूरा आधा कब होगा, पूर्ण अर्धपूरित कब कहलाएगा, है ना, हाफ फिल्ड, है ना, पूर्ण हाफ फील्ड कब कहलाएगा, जब यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन और आएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, तो ये जो 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, इसमें जाएगा। तो यहां पर अब अबाउ नियम का क्या हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पहले 4s में ही जाना चाहिए, किस नियम के तहत, अबाउ नियम के तहत। लेकिन ये पूर्ण पूरित और अर्धपूरित नियम के तहत इलेक्ट्रॉन पहले किस में प्रवेश करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ध्यान दो। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां ना जाकर के यहां जाता है, ये देखिए। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर में जो लिखा है ये वाला, ये गलत है ना, ये वाला सही है। इसका मतलब क्या है, ये 4s में कितना हो रहा है 1 और 3d में कितना हो रहा है 5। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में प्रवेश किया होगा, पहले 3d में प्रवेश किया होगा, उसके बाद किस में प्रवेश करा, उसके बाद s में आया, है ना। तो इसका मतलब हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि यहां पर अबाउ नियम को क्या हो रहा है, विरुद्ध हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसको मैंने अभी समझाया था कि 4s का और 3d का, इन दोनों में ऊर्जा स्तर कम किनका है, इसका ऊर्जा स्तर कम होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और ये 3d का क्या होता है, अधिक होता है, किससे, इससे। तो इलेक्ट्रॉन को पहले इसमें प्रवेश करना चाहिए था ना, लेकिन वो किसमें प्रवेश कर गया, 3d में कर गया। अब 3d में कर गया मतलब अब अबाउ नियम का क्या हो गया, ये विरुद्ध हो गया। तो इसलिए याद रखिए क्रोमियम जो है अबाउ नियम का अपवाद में आता है ना, इसको एक्सेप्शन के अंतर्गत लेते हैं। तो कहने का मतलब जो क्रोमियम है उसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, 4s1 और 3d5 होगा। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे बदलते हैं, ध्यान दीजिए, इसको ऐसा ना लिख करके कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पे आपको लिख के बता रहा हूं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हो जाता है। फिर ये यहां पर जाएगा 3d में कितना जाएगा 5 और 4s में 1, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। और यही जो है क्या है, इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये वाला सही है। किसके लिए, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप लिख सकते हो डी बना सकते हो, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3 4 और 5, ये देखो ये पूर्ण अर्धपूरित हो गया है। और यहां पर किस में जाएगा, एस में कितना 1, तो ये क्या है, ये 3d है और ये क्या है 4s है। तो दोस्तों इस प्रकार ये क्रोमियम का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो ऐसे होता है। देखिए 4s में पहले इलेक्ट्रॉन नहीं गया, किस में चला गया, 3d में चला गया। अर्थात 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो है पहले किस में प्रवेश कर गया,
3D में कर गया, है ना। तो यही जो है क्या है, अबाउ नियम का विपरीत है। तो इसी प्रकार हम किसका और देख सकते हैं, कॉपर का देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है दोस्तों, इनको आप बहुत ही सावधानी से समझिए। आइए मैं आपको कॉपर का भी समझा देता हूं। ध्यान दीजिए दोस्तों, कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको मैंने नहीं मिटाया है क्योंकि इसका भी ऐसे ही बनेगा। कॉपर का कितना होता है 29। अब यहां से यहां तक तो 18 हो गया, मतलब ये क्या है, आर्गन है। आप इसको आर्गन ऐसा ना लिख करके आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो। अब हमको कितना करना है, 29 करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक्चुअल में 4 जो एस है उसमें कितना 2, और जो 3D है 3D में कितना जाना चाहिए 9। देखिए यहां तक 18 था, है ना, आर्गन का, और 18 के बाद 19 20 और 9 कितना हो गया 29 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी हम यहां पर ये देखते हैं, इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है, सामने को करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग आर्गन लिख दीजिएगा या फिर आप पूरा लिख सकते हो। यहां पर देखिए आपको बहुत सरल तरीके से आपको समझ आएगा। ये देखिए यहां पर कितना है 2, और यहां पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। अब यहां पर देखिए ये पूर्ण पूरित है या अर्धपूरित है। इस नियम के तहत लिखा हुआ है ना, यदि कोई तत्व पूर्ण पूरित है या पूर्ण अर्धपूरित है, मतलब पूरा भरा हुआ है या फिर पूरा आधा है, तब वो तत्व क्या होता है, वो परमाणु जो है अधिक स्थायी होता है। तो इस परमाणु को अधिक स्थायी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले कक्षक को या तो पूरा भरा होना चाहिए या पूरा आधा होना चाहिए। अब देखिए ना तो ये पूरा भरा हुआ है और ना ही पूरा आधा भरा हुआ है। पूरा आधा भरा होने के लिए क्या चाहिए था, यहां पर जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसको हमको गायब करना होता, लेकिन हम जबरदस्ती गायब भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास एक साधन है, कैसे, 4s से यदि यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा भर जाएगा और ये पूरा आधा हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो 2 का आधा कितना होगा, 1 ही तो होगा ना। तो ये पूरा भर जाएगा और ये पूरा आधा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो है ये 4s है और ये क्या है 3D है। 3D में कितने आ गए 10 और इसमें कितना आ गया 1। कहने का मतलब क्या है, ये पूरा भर गया है ना। तो इसका मतलब ये है जो किसका, कॉपर का, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहा है ये वाला, है ना, ये वाला भी क्या हो गया, सही नहीं है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले किसमें प्रवेश कर जा रहा है, 3D में कर जा रहा है। और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन पहले गया 10 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है 4s में जाता है। इसका मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहा है वो भी क्या है, गलत है। मतलब अबाउ नियम के तहत तो ये सही था, लेकिन अबाउ नियम का पालन यहां पे नहीं हो रहा है क्योंकि ऊर्जा स्तर इनका कम है और इलेक्ट्रॉन पहले 3D में प्रवेश कर रहा है। तो इसका मतलब यह है, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर कितना गया 1 और यहां पर कितना गया 10, तो इलेक्ट्रॉन पहले से प्रवेश कर रहा है, तो ये सही है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार जमा के लिख सकते हैं कि 3D में पहले चला जाएगा कितना 10 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 4s में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये वाला सही है। इसका मतलब कॉपर और क्रोमियम ये अबाउ नियम के अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। और ध्यान दीजिए ये आपके सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम हो, इसको पूछा ही जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो दोस्तों इसको आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण समझिए और इसको हमेशा के लिए याद रखिए। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग इसको शायद ही जानते होंगे कि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद होता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो अपवाद है ना, वो कौन सा है, पेरिडियम। आपने सुना होगा जो पीडी है, ठीक है। इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है 46। इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका अपवाद क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो अपवाद है ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होता है कंपटीशन एग्जाम के लिए, क्योंकि पैलेडियम में क्या होता है, जो 5s में इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, जो 2 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए किसमें 5s में। यहां पर मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूं, आगे का तो मैं नहीं करता, ठीक है, लास्ट का कर रहा हूं। यहां पर हम देखते हैं कि 4d और 5 ये s है, ये 5 है, ध्यान दीजिए, अच्छा से लिख देता हूं इसको, ये 5 है, ठीक है। 5s में 2 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, ठीक है, और यहां पर कितने जाने चाहिए 8,
ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा करेंगे तब आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए यहां पर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण होता है कि पैलेडियम में क्या होता है, ये तो अब बाउ नियम का एकदम से विरोध कर देता है, क्योंकि 5s, यहां पर देखिए ये 5s है, तो 5s के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाता है, वो 4d में चला जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पहले किस में प्रवेश करना चाहिए, जिनका ऊर्जा स्तर कम है, और हमको पता है कि 5s का ऊर्जा स्तर 4d से क्या है, कम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाना चाहिए, उसके बाद इसमें आना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, और यहां पर कितने हैं, 2, और इस नियम के तहत, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित के नियम के तहत, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यदि इनको दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण पूरित हो जाएगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो 5s में न जाकर के किस में चला जाता है, 4d में चला जाता है, मतलब इसमें 5s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा नहीं होता है। वो कैसा होता है, ऐसा होता है, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन होगा और यहां पर नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, यहां पर मैं लिख के बता देता हूं, ठीक है, पूरा लिख देता हूं यहां से, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, आपको पता है जो पैलेडियम है 46 होता है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, उसके बाद ये दूसरा कक्षा, अब तीसरा 3s2 3p6, उसके बाद यहां पर कितना जाएगा, 4s में जाएगा, 4s में 2, 3d में 10, उसके बाद 4p में जाएगा कितना, 6। अब ध्यान दीजिए, इसी जगह की मैं बात कर रहा था, यहां पर क्या होता है, पहले किस में जाना चाहिए, 5s में, उसके बाद 4d में जाना चाहिए, ठीक है, 5s में 2 और इसमें कितना 8, लेकिन हमने अभी आपको समझाया कि इलेक्ट्रॉन पहले क्या करता है, यहां पर 4d में चला जाता है, कितना 10, और ये जो 5s है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। तो कुल मिला के क्या हो गया, इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में चला गया, 4d में चला गया। अब यहां से आप काउंटिंग कर सकते हो, यहां पर आपको 46 इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा, जैसे 2 तो 4 6 4 10 10 2 12 6 18 20 और 30 और कितना हो गया, 40 और 40 1 46। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर अब बाउ नियम का टोटल विपरीत हो रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पहले इसमें जाना चाहिए था, लेकिन वो किस में प्रवेश कर गया, 4d में प्रवेश कर गया। तो इस प्रकार आज हमने देखा, अब बाउ नियम के 3 ऐसे एक्सेप्शन के बारे में देखे, अपवाद के बारे में देखे, जो अब बाउ नियम का पालन नहीं करता है, बल्कि उनके विपरीत वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। और वो किस कारण होता है, इस कारण से, अर्धपूरित और पूर्णपूरित के कारण, क्योंकि पूर्णपूरित और अर्धपूरित स्थिति में ही परमाणु क्या होता है, बहुत ही स्थायी होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम किसी परमाणु के स्थायित्व के आधार पर ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करते हैं, है ना, जो क्रोमियम में, कॉपर में और पैलेडियम में होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।